जो सीरीज स्टार्ट हो रखी थी जिसमें बीएससी नर्सिंग के PYQ का सॉल्यूशन कर रहे थे चैप्टर वाइज, उसमें ये तीसरा वीडियो है, तीसरी क्लासेज है, जिसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे पुष्पी पादपों में जो जनन है, यानी जो 12th क्लास का पहला चैप्टर है उसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस अब तक पूछे गए हैं। तो सबसे पहले जिक्र करते हैं अपन कि 2023 में कौन कौन से क्वेश्चंस इसमें से पूछे गए हैं। 2023, 2022, 2021, 20 यानी 4 से 5 जो वर्षों के क्वेश्चन हैं उनको इन्वॉल्व किया गया है यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ट्रिपल फ्यूजन का सही वर्णन करता है। निम्नलिखित में से कौन ट्रिपल फ्यूजन का सही वर्णन करता है। ट्रिपल फ्यूजन पढ़ा होगा, जब भी ये चैप्टर पढ़ते हैं तो उसके लास्ट में यानी निषेचन का जो टॉपिक होता है वहां जिक्र किया जाता है। तो ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है, सबसे पहले तो ये देखना अपने को, जो एम्ब्रियो सेक यानी भ्रूण कोश होता है उसके अंतर्गत 3 कोशिकाओं का एक समूह पाया जाता है। इस समूह को कहा जाता है अंड समूचे। अंड समूचे, एग एपार्टस, जिसके अंतर्गत 2 टाइप की सेल्स इन्वॉल्व हो रखी है। इनमें से जो टॉप पे है इसको कहा जाता है अंड कोशिका। अंड कोशिका ट्रिपल फ्यूजन, सॉरी अंड कोशिका यानी एग सेल, एग सेल। और जो 2 सेल्स रह गई इनको कहा जाता है साय कोशिका सिनर्जिड सेल। और इसके विपरीत 3 कोशिकाएं पाई जाती है जिनको कहा जाता है प्रतिमुखी कोशिकाएं, एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल सेल। और बीच में एक सेल्स पाई जाती है जिसके अंतर्गत 2 केंद्रक होते हैं, यानी ये डिप्लॉयड कंडीशन की होती है। तो इसको कहा जाता है सेंट्रल सेल यानी केंद्रीय कोशिका। और जो एक केंद्रक है इनको कहा जाता है पोलर न्यूक्ली, ध्रुवीय केंद्रक। तो यहां क्या होता है, जब भी यानी पराग नलिका विकसित होके आती है तो वो पराग नलिका इसके अंतर्गत एंट्री लेती है और इस पराग नलिका के अंतर्गत 2 नर युग्मक होते हैं। 2 नर युग्मक, 2 मेल गैमेट्स होते हैं। इन 2 मेल गैमेट्स में से क्या होता है, जो पहला मेल गैमेट्स है, जो प्रथम युग्मक है, ये किसके साथ में जुड़ जाता है, एग सेल के साथ में संलयित हो जाता है, फ्यूज्ड हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या बनता है, जाइगोट बनता है, युग्मनज बनता है, जो कैसा होगा 2n, एक केंद्रक इसका और एक केंद्रक इसका। दूसरा जो मेल गैमेट्स है यानी जो सेकेंड मेल गैमेट्स है, ये किसके साथ में फ्यूज्ड हो जाता है, इस पोलर न्यूक्लियाई के साथ में। पोलर न्यूक्लियाई में कितने न्यूक्लियस है, 2, और एक है मेल गैमेट के अंदर। तो यहाँ 3 न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है, इसलिए इस प्रोसेस को कहा गया है ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन, जिसके फलस्वरूप बनता है एंडोस्पर्म, भ्रूण कोश। और ये हमेशा ध्यान रखना है, ये होता है 3 गुणित। और ये क्या करता है, जो जाइगोट यानी युग्मनज है, ये आगे जाके क्या बनाएगा, ये बनाएगा भ्रूण एम्ब्रियो। इस एम्ब्रियो को जो पोषण देता है, न्यूट्रिशन देता है, वो कौन देता है, एंडोस्पर्म। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है
कि जो ट्रिपल फ्यूजन है वो कौन सा कथन है, कौन सा कथन इस ट्रिपल फ्यूजन का सही वर्णन करता है। तो ट्रिपल फ्यूजन क्या बताया था, जो सेकेंडरी मेल गेमेट्स है वो किसके साथ में फ्यूज्ड हो रहा है, पोलर न्यूक्ली के साथ में। तो अब देखते हैं इसमें एक अंडे के साथ दो नर युग्मकों का संलयन यानी फ्यूजन ऑफ टू मेल गेमेट्स विद वन एग, ये ऑप्शन नहीं है। एक नर युग्मक का सिनर्जिड के साथ में संलयन, सिनर्जिड के साथ में कोई बात नहीं हो रही है। पराग नलिका के दो नर युग्मक का दो अलग अलग अंडों के साथ में संलयन, ये भी नहीं है। और चौथा ऑप्शन है एक नर युग्मक का ध्रुवीय केंद्रकों के साथ में संलयन, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है, फ्यूजन ऑफ वन मेल गेमेट्स विद टू पोलर न्यूक्ली। तो ये क्या बता रहा है, ट्रिपल फ्यूजन जब दोनों घटनाक्रम हो जाते हैं यानी फर्टिलाइजेशन भी हो जाता है और ट्रिपल फ्यूजन भी हो जाता है, तब इसको कहा जाता है डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरा निषेचन। जब एक ही एम्ब्रियो सेक में फर्टिलाइजेशन या गेमेट फ्यूजन हो जाता है और साथ में ट्रिपल फ्यूजन भी होता है, तो ऐसी टर्म को कहा जाता है डबल फर्टिलाइजेशन यानी दोहरा निषेचन या द्विव निषेचन, जो कि आवृत बीजी यानी एंजियोस्पर्म प्लांट की एक बहुत ही अच्छी विशेषता है। यानी किसी अन्य प्लांट में ये कंडीशन या जो ये प्रोसेस है ये देखने को नहीं मिलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गीतेनोगेमी, यानी कि यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है गीतेनोगेमी, इंग्लिश में लिखा हुआ है जिटेनोगेमी। तो जिटेनोगेमी यानी जिटेनोगेमी क्या होता है, तो जब अपन पोलिनेशन पढ़ते हैं तो पोलिनेशन तीन प्रकार का पढ़ते हैं। यानी पहली कंडीशन क्या है, एक ही प्लांट है जिसके अंतर्गत एक ही फ्लावर है और इसी फ्लावर में क्या है, दो संरचनाएं हैं, एक है फिर नर मेल और दूसरा है मादा यानी फीमेल संरचना है। तो जब इस मेल में पोलन ग्रेन बनेंगे, वो पोलन ग्रेन इसी फ्लावर की स्टिग्मा पे स्थानांतरित ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन को तो क्या कह रहे हैं, सेल्फ पोलिनेशन, स्वपरागण, सेल्फ पोलिनेशन। दूसरी कंडीशन क्या बता रहा है, एक ही प्लांट है, इसमें दो फ्लावर है, दो फ्लावर है, ये है मेल और ये है फीमेल। यानी जब एक फ्लावर का जो पोलन ग्रेन है वो उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन को कहा जाता है जिटेनोगेमी, जिटेनोगेमी। इसको हिंदी में कहा जाता है सजातीय पुष्पी परागण। और तीसरी कंडीशन होती है जब दो अलग अलग प्लांट है, इसके ऊपर मेल है और इसके ऊपर फीमेल है, ये मेल है और ये फीमेल है, इसके जो पोलन ग्रेन है वो यदि यहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं तो उसको कहा जाता है क्रॉस पोलिनेशन या जीनोगेमी कहा जाता है। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, गीतेनोगेमी यानी जिटेनोगेमी क्या है, पराग कण का पराग कोश से एक ही पौधे के एक ही फूल के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण, यानी एक ही फूल की बात कर रहा है, यानी ये गलत है। सेम फ्लावर में यदि ट्रांसफर हो रहा है तो उसको क्या नाम दिया है, सेल्फ पोलिनेशन यानी ऑटोगेमी। दूसरा ऑप्शन पराग कणों का पराग कोश से उसी पौधे के दूसरे फूल के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण, यानी ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ एनोदर फ्लावर, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका सही आंसर है। तीसरे में क्या बता रहा है, विभिन्न पौधों के परागकोशों, विभिन्न पौधों का मतलब दो पौधे, यानी ये क्या बता रहा है, पहला ऑप्शन तो किसका है,
सेल्फ पॉलिनेशन का, सेकेंड किसका है, जिटेनोगेमी का, और थर्ड किसका है, क्रॉस पॉलिनेशन यानी जीनोगेमी का। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचन के समय एक विशिष्ट द्विबीजपत्री की मादा युग्मोत्कद यानी भ्रूण कोश होती है, भ्रूण कोश होती है। जो फीमेल गेमेटोफाइट है वो फर्टिलाइजेशन के टाइम कैसी होती है। तो अभी जब अपन ने डायग्राम पढ़ा है तो ये है भ्रूण कोश एम्ब्रियो शेप। इसमें क्या बताया था, जहां माइक्रोफिल रीजन होता है यानी कि जो बीजांड द्वार होता है वहां पे 3 सेल है, बीच में एक सेल है जिसमें 2 न्यूक्लियस है, और जो दूसरा सिरा है उसके ऊपर 3 सेल होती है। तो यानी कि यहाँ टोटल सेल की संख्या कितनी हो गई, 3 और 3 6 और 1 7, यानी कैसा ये 7 तो है इसके अंतर्गत सेल कोशिकाएं। और न्यूक्लियस की बात करें तो 3 और 3 6 और 2 कितने हो गए 8, इसमें न्यूक्लियस है, केंद्रक है। तो कौन सा ऑप्शन है, 8 कोशिकीय नहीं होता है, 7 कोशिकीय होता है, 7 कोशिकीय और 6 नहीं है, 5 नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हो गया 7 कोशिकीय 7 सेल्ड स्ट्रक्चर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनोगेमी, जस्ट अभी जिक्र किया था, जेनोगेमी यानी पर निषेचन यानी क्रॉस पॉलिनेशन सुनिश्चित करने के लिए नर और मादा फूल अलग अलग पौधों पर मौजूद होते हैं। जब नर और मादा फूल यानी मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग प्लांट पे होते हैं तो ऐसी कंडीशन को क्या कहा जाता है, डायोसियस कहा जाता है। तो यानी कि जीनोगेमी क्रॉस पॉलिनेशन होना है तो उसके लिए कंडीशन कौन सी होनी चाहिए, डायोसियस की। तो ऐसा किसमें देखने को मिल रहा है, पहला है पपाया, तो इसका सही आंसर क्या है, पपाया। आम कैसा होता है, मोनोसियस। मेज कैसा होता है, मोनोसियस। यानी कि दोनों इसके अंदर मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग होते हैं लेकिन प्लांट एक ही होता है। जो पपाया है इसके अंतर्गत मेल और जो फीमेल फ्लावर है वो डिफरेंट प्लांट पे पाए जाते हैं। तो यानी कि पपाया के अंतर्गत कौन सा पॉलिनेशन देखने को मिलेगा, जीनोगेमी यानी क्रॉस पॉलिनेशन पर निषेचन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक तितली के अर्धसूत्री कोशिकाओं में, अर्धसूत्री कोशिकाएं कौन सी होती है, मियोसाइट यानी जो जनन कोशिकाएं होती है, गुणसूत्रों की संख्या 360 है तो इसके युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी। तो हमेशा युग्मक कौन से विभाजन के द्वारा बनते हैं, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। अर्धसूत्री विभाजन यानी जो मियोसिस विभाजन होता है तो उसमें गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम नंबर क्या होते हैं, हाफ हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं। तो यहाँ कितने दे रखे हैं, 360। तो 360 का हाफ कितना हो गया, 180। लेकिन जो ऑप्शन था यानी जो पेपर आया था एक्चुअल में, उस पेपर में ऑप्शन 180 नहीं था और वहां क्या था, 360 दे रखा था। लेकिन सोल्व करवा रहे हैं इसलिए आपको इसमें ऑप्शन चेंज किया है और वहां रख दिया है 180। तो इसका सही आंसर क्या है, 180। यदि इसको 360 माने तो यानी कि फिर किया जाएगा क्या, 190। लेकिन ऐसे क्रोमोसोम यानी कि राउंड फिगर में नहीं माने जाते हैं, यानी कि ये जो ऑप्शन है इसके ऑप्शन क्या थे, गलत दे रखे थे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब भी मियोसिस होगा तो क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। तो 360 के आधे कितने हो गए, हाफ कितने हो गए, 180। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ऐसे विद्यार्थी जो फाउंडेशन कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो लक्ष्य क्लासेज देवली के अंतर्गत आपको साइंस फैकल्टी के अंतर्गत एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स इन तीनों का फाउंडेशन कोर्स करवाया जाता है।
जिसमें आपको जो रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट है उनमें जो आपका टारगेट बैच होता है उसकी तैयारी 11 से शुरू करवा दी जाती है, जिससे कि 12th के साथ में ही वो अपना जो एग्ज़ाम है वो अच्छा क्लियर कर पाते हैं। और उसके साथ साथ आपका जो 12th का बैच होता है उसमें अच्छे परसेंटेज बनते हैं। तो आपको कुछ रिजल्ट दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि जो पिछला सेशन निकला है उसमें, यानी कि PCM का मतलब है जिसके मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, और ABC लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री, यानी उसके एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है। तो ऐसे विद्यार्थी है जिन्होंने 12th के साथ में अच्छे परसेंटेज बनाए हैं, जिसे इनके आपको दिखाई देते होंगे 94 परसेंटेज है, इनके 94 परसेंटेज है, इनके 93 परसेंटेज है। और ये ऐसे विद्यार्थी भी है जो अपना जो सब्जेक्ट है उसमें आगे, जैसे इनकी बात करूं तो ये जो एयरफोर्स है, जो एयरफोर्स का एग्जाम है वो एयरफोर्स में सिलेक्टेड हो रखे हैं। 12th के अंतर्गत अच्छे परसेंटेज है, उसके साथ साथ में एयरफोर्स क्वालिफाई कर रखा है इन्होंने। इनके एग्रीकल्चर है, तो जो जेट का एग्जाम होता है एग्रीकल्चर वालों के लिए, उसमें गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं ये। तो ऐसे आपको बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलेंगे। तो यदि आप अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से करना चाहते हैं तो लक्ष्य क्लासेज के साथ में जुड़िए और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से अंजाम दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन फूल वाले पौधों में निषेचन बाद की घटना है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इन फ्लावरिंग प्लांट? यानी फ्लावरिंग प्लांट में फर्टिलाइजेशन के बाद की घटना कौन सी है? तो पहला ऑप्शन है पराग कणों का स्थानांतरण। पहले तो ये ध्यान रखना अपने को, निषेचन के बाद की घटना पूछ रहा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट पूछ रहा है। तो निषेचन होने के बाद में मैंने कुछ टर्में आपको बताई थी। एक तो जायगोट का फॉर्मेशन होता है, एक एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है, फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, इसके अलावा सीड का फॉर्मेशन होता है। तो इनमें से कौन सा? पराग कणों का स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, यानी ये निषेचन से पहले की घटना है। ये क्रिया होगी, यानी क्या कह रहा है ये? पोलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन क्या कहलाता है? पोलिनेशन। भ्रूण का विकास, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, यानी ये ऑप्शन इसका है, ये ऑप्शन इसका है। फूल का गठन यानी फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर, तो फ्लावर तो काफी पहले बनेगा तभी ये पूरी घटना होगी। तो इसमें क्या? पराग कणों का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन स्थानांतरित यानी ट्रांसफर होने से पहले बनेंगे। तो यहाँ एक ही ऑप्शन है, वो कौन सा है? भ्रूण का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ये घटना होती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जैसे फर्टिलाइजेशन होता है जायगोट बनता है, और जायगोट आगे जाके किसमें डेवलप होता है? एम्ब्रियो में, भ्रूण के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंडोस्पर्म द्वारा किसे पोषण दिया जाता है? जस्ट अपन ने पहले क्वेश्चन में जिक्र किया था काफी डिटेल में कि जो एंडोस्पर्म होता है ये किसको पोषण देता है? भ्रूण एम्ब्रियो को। भ्रूण जो एम्ब्रियो है ये कैसी स्ट्रक्चर है? 2n। एंडोस्पर्म कैसी स्ट्रक्चर है? 3n। तो एंडोस्पर्म किसको पोषण दे रहा है? भ्रूण को, एम्ब्रियो। कई बार क्या होता है, कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनमें ये एंडोस्पर्म पोषण देने में, न्यूरिशमेंट करने में बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो ऐसे बीजों को कहेंगे नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, यानी उनके अंदर एंडोस्पर्म शेष नहीं है। कुछ बीजों में ये एंडोस्पर्म शेष रह जाता है, यानी कुछ मात्रा में बचा हुआ रह जाता है। तो ऐसे सीड को कहा जाएगा एंडोस्पर्मिक यानी एल्ब्यूमिनस सीड। और इनके एग्जाम्पल है, जितने भी जो मोनोकोट के जो एग्जाम्पल है वो आते हैं एंडोस्पर्मिक सीड के अंतर्गत। तो यहाँ विशेष ध्यान रखना है कि एंडोस्पर्म किसको पोषण देता है? भ्रूण एम्ब्रियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुभ्रूणता आमतौर पर होती है। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है और सबसे आसान क्वेश्चन है। यहाँ वर्ड ही तुम्हारे को ध्यान रखना है, बहुभ्रूणता यानी पॉली एम्ब्रियोनी। देखो एक होता है
एकल भ्रूणता, एकल भ्रूणता यानी मोनो एम्ब्रियोनी। मोनो यानी एक और एम्ब्रियोनी यानी भ्रूण, यानी एक बीज के अंदर, एक सीड के अंदर क्या मिल रहा है आपको, एक भ्रूण मिले, सिंगल एम्ब्रियो मिले, तो ऐसी कंडीशन को क्या कहा जाता है, मोनो एम्ब्रियोनी, एकल भ्रूणता। पॉलिका मीन्स क्या होता है, बहुत, एम्ब्रियोनी यानी भ्रूण, तो यानी जब एक सीड के अंदर एक से ज्यादा एम्ब्रियो भ्रूण मिलते हैं तो ऐसी कंडीशन को कहा जाता है बहुभ्रूणता। और ये किस में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है जितने भी सिट्रस प्लांट है उनके अंतर्गत, जिससे क्या होता है, एक सीड की बुआई करने से ही क्या होता है, जितने उसके अंतर्गत एम्ब्रियो होंगे उतने ही प्लांट रीजनरेट होंगे। तो इसका उदाहरण है सिट्रस, नींबू वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रेब्लेंथस केतियाना फूल एक बार उत्पन्न होते हैं, यानी स्ट्रोब्लेंथस जो केतियाना फ्लावर है ये कितने वर्षों में एक बार फूल उत्पन्न करते हैं। यानी जो ये पहला चैप्टर है उसमें ऐसा एग्जाम्पल कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जो पहले यानी फर्स्ट चैप्टर होता था जीवों में जनन, वहाँ पे इसका एग्जाम्पल जरूर आता था। तो वहाँ उदाहरण है इसका, और इसका आंसर है 12 वर्षों में ये एक बार फूल उत्पन्न करता है। जो उत्तराखंड की जो घाटियां होती है वहाँ पे ये पाया जाता है, और जिस वर्ष ये फूल उत्पन्न करता है वहाँ एक काफी उत्सव जैसा माहौल होता है। तो ध्यान रखना है ये 12 वर्षों में एक बार फूल उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पराग कणों के लिए अवतरण मंच का काम करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व एज द लैंडिंग फॉर्म फॉर पोलन ग्रेन, यानी पोलन ग्रेन की लैंडिंग के लिए कौन काम कर रहा है। अंडा, ध्यान रखना जब भी अपन फीमेल की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो ऐसा डायग्राम आपने देखा होगा, और इसी के साथ में देखा होगा एंटर। तो पोलन ग्रेन यहाँ से निकल के और कहाँ पहुँचते हैं, इस वाले हिस्से पे, और इस वाले हिस्से को क्या कहा जाता है, वर्ती कागर, वर्ती कागर यानी स्टिग्मा। तो कहाँ पे आके और पोलन ग्रेन पड़ रहे हैं, तो अंडा से तो ये है वर्तिका, वर्तिका वाला ये हिस्सा है, पराग कोश नहीं, तो लास्ट कौन सा बच गया ऑप्शन, वर्तिकागर यानी स्टिग्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से पौधे में जल परागण पाया जाता है, यानी वाटर पॉलिनेशन किसमें देखने को मिलता है। तो यानी जल परागण सामान्यतया किनमें पाया जाता है, जलीय पौधों में। जलीय पौधों में जो परागण की संभावना पॉलिनेशन की है वो किसमें देखने को मिलेगी, जलीय पौधों में मिलेगी। लेकिन यहाँ आपको ध्यान रखना है कि दो ऐसे अपवाद है जो जलीय पौधे होते हैं लेकिन फिर भी उनमें परागण किसके द्वारा हो रहा है, या तो कीट के द्वारा हो रहा है या वायु के द्वारा हो रहा है। जैसे सबसे पहले एग्जाम्पल में दिया हुआ है वाटर हाइसिंथ यानी जल कुंभी, और दूसरा है मुकुदनी यानी वाटर लिली। इन दोनों में किसके द्वारा होता है, कीट व वायु के द्वारा परागण होता है। गेहूं में सेल्फ पॉलिनेशन होता है, किसी की मदद नहीं होती है, यानी कि जो बंद पुष्प होता है उसी में पॉलिनेशन हो जाता है। तो यहाँ बचता है कौन सा, वेलिस्नेरिया। तो आपको विशेष ध्यान रखना है ये दोनों जलीय पौधे हैं लेकिन फिर भी इनमें वाटर पॉलिनेशन नहीं हो रहा। इसका सही आंसर कौन सा है, वेलिस्नेरिया। तो इसके अंतर्गत जल परागण देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आभासी फल का जोड़ा है,
यानी फॉल्स फ्रूट का जो पेयर है वो कौन सा है। तो ध्यान रखना है जो फ्रूट होते हैं वो दो प्रकार के हैं। एक तो होता है वास्तविक यानी ट्रू फ्रूट, जिसको सत्य फल भी कहा जाता है। ऐसे फल जिनका डेवलपमेंट कहाँ से होता है, ओवेरी से, उनको तो क्या कहा जाता है, सत्य, वास्तविक या ट्रू फ्रूट। और दूसरा होता है आभासी फल यानी फॉल्स फ्रूट या स्यूडो फ्रूट। तो इनमें ओवरी के साथ साथ में अदर फ्लावर पार्ट भी फ्रूट बनाने में मदद करता है। जो पुष्प के अन्य कोई भाग है वो भी फ्रूट बनाने में हेल्प कर रहे हैं। तो इसके एग्जाम्पल है सेब, एप्पल और काजू। इसके एग्जाम्पल है सेब, काजू और ध्यान रखना और स्ट्रॉबेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो मैं जिक्र कर रहा था जो बीएससी नर्सिंग के PYQ आए हुए उनके ऊपर अपन डिस्कस कर रहे थे। इसी में बताना चाहता हूं कि जो ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने 11वीं क्लास में कहीं भी एडमिशन ले लिया है लेकिन वहां उनके साथ में बहुत सारी समस्याएं आती है। जब एडमिशन लिया तब कहने की बातें अलग थी, लेकिन जैसे जैसे पूरा सेशन निकाला उसमें बहुत सारी टिपिकल समस्याएं उनके सामने आई। तो उन समस्याओं से बचने के लिए देवली में लक्ष्य क्लासेस संचालित है, जहां आपको सेपरेटली यानी कि जो फाउंडेशन बैच है उसके साथ में तैयारी करवाई जाती है। यहाँ हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों प्रकार के बैच चलाए जाते हैं और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रकार के बैच भी चलते हैं। इसके साथ में यहाँ हॉस्टल की फैसिलिटी है, व्हीकल की फैसिलिटी है, तो आपको किसी प्रकार की समस्या यहाँ नहीं होने वाली है और प्रॉपर फाउंडेशन के तर्ज पे आपको तैयारी करवाई जाएगी। जैसे कि अभी अपन जो डिस्कस कर रहे हैं वो एक फाउंडेशन का पार्ट है जो कि 12th के बाद में स्टार्ट होता है। तो जब 11th 12th वाला कंटेंट अच्छी तरीके से पढ़ा जाएगा तो यानी कि आपका जो सिलेक्शन है वो सुनिश्चित होगा और जो 12th बोर्ड का रिजल्ट है वो अच्छी तरीके से अपन उसको बेहतर बना पाएंगे। तो यदि आपने 11th कहीं से कर ली है तो आपके पास में अभी मौका है कि आप उसको मूव करके और लक्ष्य क्लासेज को ज्वाइन करके और अपना जो 12th का जो बोर्ड का जो रिजल्ट है उसको अच्छा बना सकते हैं और अपना जो आगे आने वाला कंपटीशन है उसकी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो आप लक्ष्य क्लासेज को ज़रूर एक बार विजिट कीजिए, यहाँ की फैसिलिटी को आप देखिए, यहाँ के स्टाफ को आप देखिए, यहाँ का जो मैनेजमेंट है उसको देखिए, हॉस्टल की सुविधा देखिए, वाहन की सुविधा को देखिए और अपनी जो 12th की क्लास है उसको सही तरीके से ज्वाइन कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पोरोजीनस उत्तक की 4 कोशिकाओं से कितने माइक्रोस्पोर टेट्राड बनते हैं। तो अपन ने जब भी ये चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें जिक्र आया होगा माइक्रोस्पोर टेट्राड। टेट्राड का मतलब क्या होता है, 4। तो कितने बनेंगे, 4 टेट्राड यानी माइक्रोस्पोर बनेंगे। माइक्रोस्पोर को मैं कह सकता हूं पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन यानी जो पराग कण होते हैं वो कितने बनते हैं, वो बनते हैं 4। इनके बीच में यानी जब ये माइक्रोस्पोर बनते हैं तो ये आपस में चिपके हुए रहते हैं, इसलिए इनको माइक्रोस्पोर टेट्राड कहा जाता है। जब इनके बीच की झिल्लियां टूट जाती है और ये चारों सेपरेट हो जाते हैं तभी इनका नाम क्या हो जाता है, पोलन ग्रेन, पराग कण। तो इसका आंसर है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पूर्ण विकसित, ये अपन ने 2 से 3 बार रिपीट हो रखा है क्वेश्चन। एक पूर्ण विकसित मोनोस्पोरिक भ्रूण कोष होता है, यानी तो मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सेक होता है वो कैसा होता है। तो अभी मैंने जस्ट आपको पहले भी बताया था ये एम्ब्रियो सेक है। इसके अंतर्गत 3 सेल का एक ग्रुप यहाँ पाया जाता है। एक सेल
का यहाँ होती है और 3 सेल यहाँ पे होती है। तो नंबर ऑफ सेल तो कितने हो गए इसमें, 3, 3 6 और 1 7। यदि न्यूक्लियस की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी न्यूक्लियस की संख्या कितनी हो गई, 8। तो ऑप्शन नंबर पहला है 8 कोशिकीय, 8 कोशिकीय नहीं होता, 7 कोशिकीय होता है, 6 कोशिकीय गलत, 7 कोशिकीय, अब दोनों में सेम है, 7 कोशिकीय और 8 नाभिक, यानी 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियट। तो अपना ऑप्शन नंबर जो सी है ये सही है। दूसरे में क्या दे रखा, 7 कोशिकीय, 7 कोशिकीय यानी 7 सेल तो सही है, लेकिन 6 नाभिकीय, 6 न्यूक्लियट नहीं होता, कैसा होता, 8 न्यूक्लियट होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण वात परागित पुष्प का नहीं है। वात यानी वायु परागित। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ एनिमोफिलस फ्लावर, यानी वायु परागण को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, एनिमोफिली कहा जाता है। तो जब भी अपन ने ऑप्शन पढ़े हैं तब पहला ऑप्शन क्या है, परागकण हल्के होते हैं वह चिपचिपे नहीं होते हैं, यानी जब पोलन ग्रेन हल्के होंगे तो लाइटली वायु के साथ में क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे, यानी ये तो विशेषता होती है उनके अंतर्गत। वर्तिकाग्र बड़े और फीतरी यानी फटी हुई प्रकार की होती है, तभी जो पोलन ग्रेन है उनको आसानी से वो ग्रहण कर पाएगी। रस भरे पुष्प होते हैं, यानी पुष्प के अंदर रस भरा हुआ होता है, ये वायु परागण वाले जो पुष्प है उनकी विशेषता नहीं है। परागकण अधिक संख्या में पाए जाते हैं, यह भी वायु परागित पौधों की विशेषता है, क्योंकि अधिकांश जो परागकण होते हैं वो हवा के माध्यम से कहीं भी उड़ जाते हैं, यानी कि जरूरी नहीं है कि वो वर्तिकाग्र स्टिग्मा के ऊपर ही प्रॉपरली ट्रांसफर हो पाए। ये रस भरे पुष्प किसकी विशेषता है, कीट परागित पौधों की। ऐसे पौधे जो कीट के द्वारा पोलिनेट होंगे तो उनमें क्या होता है, रस होता है, जिसके कारण कीट उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो कौन सी विशेषता नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, सी, नेक्टर फील्ड फ्लावर आर फाउंड। ये किसमें है, इंसेक्ट यानी जो एंटोमोफिली प्लांट होते हैं उनकी ये विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अपन डिस्कस कर रहे हैं बीएससी नर्सिंग के पीवाईक्यू के ऊपर, तो लक्ष्य क्लासेज में जो फाउंडेशन बैच चलता है वहाँ से कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे जो 12th के साथ में ही गवर्नमेंट बीएससी नर्सिंग में सेलेक्टेड हो चुके हैं। तो आप भी यदि गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहते हो तो 12th बैच या जो 11th बैच है इसी से आपको ज्वाइन करना होगा लक्ष्य क्लासेज को। और यदि ये क्लासेज आपको हेल्पफुल रहती है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और ऐसे विद्यार्थी जो 10th से मूव कर रहे हैं 11th में या 11th से मूव कर रहे हैं 12th में, उनको ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे कि उनको प्रॉपर गाइडेंस मिल सके कि उनको एडमिशन कहाँ लेना है और क्या फैसिलिटी के साथ में उनको पढ़ाई करनी है। धन्यवाद।